हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सांस लेते हैं फिर बताते हैं। देखो, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। ठीक, अब देखो ये टॉपिक इतना बड़ा एक आंसर के बराबर का क्या कहना चाहता है टॉपिक, इसे समझते हैं। अभी तक आपने चैप्टर में एग्रीकल्चर चैप्टर के कोर को समझ लिया है कि खेती कैसे की जाती, खेत के अंदर आपने चीजों को समझा। ठीक है, फिर मैंने आपको यह भी बताया कि क्या चैलेंजेस है एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्यों रिफॉर्म लाना है, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। अब कहीं ना कहीं इतना आपको समझ में आ गया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो बैकबोन की तरह, बैकबोन तो खैर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कहेंगे, आगे पढ़ेंगे, लेकिन हम एक कह सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर उसको बोल रहे हो तो दूसरे सेक्टर जो है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर उसे कह रहे हैं तो सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर एग्रीकल्चरल सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है तो पुश देता है, ठीक है, किक स्टार्ट देता है ताकि दूसरे जो सेक्टर्स है वो भी ग्रो करें। तो इस सेंस में एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है एग्रीकल्चर सेक्टर। क्लियर? चलो पूर्ण विराम। अब आगे समझो क्या है। तो टॉपिक हमारा यही दिख रहा है, हम एनालाइज करते हैं कि जब इतना इंपॉर्टेंट सेक्टर है तो उसका आखिर कंट्रीब्यूशन क्या है नेशनल इकोनॉमी में। नेशनल इकोनॉमी में एग्रीकल्चर सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट दे रहा है नहीं दे रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर, आउटपुट कितना आ रहा है। जैसे अब आपने 10 घंटे पढ़ाई करी, ठीक है, वाह खुश हो गए, 10 घंटे सुनते थे, मान लो 2 घंटे पढ़ाई करी, ठीक है, रियलिटी की बात करें तो उसमें क्या है, आपने 2 घंटे पढ़ा तो सही, लेकिन आप कितना रिकॉल कर पा रहे हो, कितना आउटपुट निकल रहा है, वो आउटपुट होता है। तो वैसे एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, जैसा एम्प्लॉयमेंट जितना है, जितना कंट्रीब्यूशन है, सब है, अल्टीमेटली आउटपुट क्या निकल रहा है, वो सारी चीजें जो है, डेटा है, एनालिटिकल पार्ट है, इस वीडियो में समझने वाले हैं। क्लियर हुआ? चलो देखो, तो एग्रीकल्चर सेक्टर का अगर शेयर की बात करें इन जीडीपी, तो एक समय था मतलब कब, तो जैसे इंडिपेंडेंस मिली उस टाइम पीरियड की अगर बात करें तो सबसे बड़ा शेयर जो होता था जीडीपी में वो एग्रीकल्चर सेक्टर का होता था। प्राइमरी सेकेंडरी, मतलब प्राइमरी का जैसे सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर ऐसे बच्चों की तरह छोटे छोटे शेयर थे उनके। क्लियर? लेकिन फिर तब से ही देखोगे तो जीडीपी जो है हमारी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, मतलब जो हमारी कंट्री का कह सकते हैं, हमारी कंट्री में जितना प्रोडक्शन हो रहा है तो वो जीडीपी हमारी बढ़ रही है। ठीक है, साइज में जीडीपी बड़ी होती जा रही है इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है, जीडीपी बड़ी होती जा रही है, लेकिन उसमें जो प्राइमरी सेक्टर का, एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है ना, वो कम होते जा रहा है। तो शेयर इन जीडीपी की अगर बात की जाए तो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो शेयर है जीडीपी में वो रिड्यूस हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। शेयर इन एम्प्लॉयमेंट देखा जाए ना तो शेयर इन एम्प्लॉयमेंट बड़ा नहीं है, लेकिन शेयर इन एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, वो बताना चाह रहा हूं मैं यहां पे। ठीक है, शेयर इन एम्प्लॉयमेंट ज्यादा कैसे है, जब इंडिपेंडेंस मिली थी तो लगभग 80% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे थे। आज आप 70 साल से ऊपर हो गए, आपको आजादी मिले हुए, आज भी आपके देश में लगभग 50%, 49% के आसपास लोग जो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो 49% एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं, मतलब बचे 2 सेक्टर में क्या है, आधे 2 सेक्टर में, आधे 1 सेक्टर में है। तो इस सेंस में सबसे बड़ा शेयर एम्प्लॉयमेंट में अगर देखा जाए तो वो किसका, एग्रीकल्चर सेक्टर का ही है। तो उस सेंस में अगर आप देखोगे तो ये क्या हो गया कि जीडीपी में उतना शेयर नहीं है, मतलब आउटपुट नहीं आ रहा ना, लेकिन एम्प्लॉयमेंट तो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो काम बहुत सारे लोग कर रहे हैं लेकिन कमा कुछ नहीं रहे, वैसी कंडीशन हो गई है। तो ऐसा क्यों है, ये भी सोचने वाली बात है, एक आया ना समझ में। तो उस सेंस में आप क्या देखोगे, आउटपुट हमारा जो है एग्रीकल्चर सेक्टर का उतना सही नहीं है। अब सही नहीं है तो ऐसा नहीं है कि अब जैसा क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, बच्चे आते हैं ना रिपोर्ट कार्ड लेके, पापा नंबर नहीं आए, 2 लगाते हैं, बोलते क्यों नहीं पढ़ रहे हो, तुम्हारा आउटपुट सही नहीं है। तो भैया बच्चे का आउटपुट सही नहीं है, उसमें कारण सिर्फ बच्चा नहीं है, टीचर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, सही तरीके से नहीं पढ़ाया जा रहा है, मल्टीपल रीजन, मैं तो ये मान के चलता हूं। तो उसी तरह से क्या है, एग्रीकल्चर जो सेक्टर है हमारा, जो बेटा है एग्रीकल्चर, ठीक है, इसका अगर रिपोर्ट कार्ड सही नहीं है, आउटपुट सही नहीं है, तो गलती सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर की नहीं है, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी नहीं है, कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरल लेवल पे कमी रही होगी। ठीक, उस चीज को अगर हम समझें तो जैसे यहां पे बताया गया इन 2010-11 अबाउट 52% ऑफ टोटल वर्कफोर्स, तो शेयर जो एम्प्लॉयमेंट में ज्यादा है, ठीक है, लेकिन जीडीपी में उतना शेयर नहीं है और कम हो रहा है, तो इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। अब उसके चलते हम क्या देखते हैं, एनी डिक्लाइन एंड स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर will lead to a decline in other sphere of economy having wider implications for society। यह आया समझ में? अब मैंने आपको ये बताया कि एग्रीकल्चर सेक्टर से दूसरे सेक्टर्स जुड़े हुए हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर किसी तरह का स्टैग्नेशन आ रहा है, रुकावटें आ रही है, मतलब वहीं पे स्थिर हो गई चीजें, या फिर डिक्लाइन हो रहा है शेयर में, जैसे उसका मतलब जीडीपी में जो उसका शेयर है वो डिक्लाइन हो रहा है, ये स्थिति जब बनेगी ना तो इसके चलते क्या होगा, इसके चलते आप देखोगे तो इकोनॉमी के जो दूसरे स्फीयर्स हैं उनमें उसका वाइडर इंप्लीकेशन, उसके एप्लीकेशंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देयरफॉर एग्रीकल्चर इज एन इंपॉर्टेंट सेक्टर फॉर अस, और जब एग्रीकल्चर एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है तो गवर्नमेंट को भी समझ में आता है, वो भी मतलब जो भी इंस्टीट्यूशंस पे बैठे हैं तो उन लोगों को समझ में आता है कि हाँ कुछ करना होगा। तो उस तरह से
ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंडिपेंडेंस के बाद से ही देखोगे तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, बदलाव लाए गए हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए। वो क्या है वो मैं आपको बताता हूं। आप ये देख लो, जैसे ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी एंड मेजर सेक्टर्स, अगर आप देखोगे ना तो इंडस्ट्री जो है उसका भी शेयर बढ़ा है 5.0, 5.9, 7.3। सर्विसेज की बात करोगे टर्शरी सेक्टर की 7.8, 10.3, 9.2। एग्रीकल्चर सेक्टर लेकिन मतलब कह सकते हैं दयनीय स्थिति में, उसका शेयर कम हुआ है ना सर। तो इस सेंस में मैटर ऑफ कंसर्न है, क्योंकि दूसरे इकोनॉमी अल्टीमेटली क्या है, जैसे आपका शरीर है, आपका शरीर आप बोलोगे कि सर हाथ तो बहुत अच्छे चलते मेरे एकदम माइक टायसन की तरह, पैर भी बहुत अच्छे चलते उसेन बोल्ट की तरह, दिमाग नहीं चलता है। तो अल्टीमेटली क्या है कि एक भी अगर आपका पिलर जो है, एक भी ऑर्गन जो है, ये भी अब एक जीडी अगर इकोनॉमी को देखा जाए तो अलग अलग ऑर्गन ही अलग अलग पिलर है। एक पिलर आपका सही नहीं होगा तो इमारत तो वैसे भी ढह जाएगी ना। तो सेंस में मैटर ऑफ कंसर्न है। क्लियर? अब आगे समझो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड कंक्रीट एफर्ट्स टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर। समझ में आ रहा है इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गवर्नमेंट ने कुछ कंक्रीट एफर्ट्स लिए हैं ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर को मॉडर्नाइज किया जा सके। क्या मतलब क्या स्टेप्स लिए हैं? तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ठीक है, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च जो है, इसका एस्टैब्लिशमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव रहा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप रहा है, जिससे हमने क्या किया, एग्रीकल्चर, देखो मैंने आपको बताया ना कि ट्रेडिशनली जो चीजें चले आ रही है वो गलत नहीं है, लेकिन साइंस की मदद से और इंप्रूव किया जा सकता है। तो साइंटिफिकली चीजों को कहां सुधारा जा सकता है, क्या इंप्रूवमेंट लाया जा सकता है, उस चीज पे सोचा गया। ठीक है, तो उस सोच के साथ में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इसे स्टैब्लिश किया गया। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज बनाई गई है, बीएससी एग्रीकल्चर करेंगे बच्चे, अच्छी बात है। अब इंसान क्या है, सोचता है वो एमबीए कर ले, इंसान सोचता है कि वो आईआईटी से डिग्री ले ले, वो डिग्री ले ले, लेकिन आपको अपनी रूट्स को भी समझना होगा। तो जैसे कुछ एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज बनाई गई है जो मॉडर्न लाइंस पे क्या हो, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को इंप्रूव करे, लोगों को टुवर्ड्स उन सारी चीजों के टुवर्ड्स क्या करवाए, इंटरेस्ट जनरेट करवाए। तो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज जहां पे क्वालिटी एजुकेशन एग्रीकल्चर से रिलेटेड दिया जा सके, रिसर्च जारी रखी जा सके। ठीक है, अब देखो क्या, वेटरनरी सर्विसेज एंड एनिमल ब्रीडिंग सेंटर। एग्रीकल्चर में सिर्फ फसलों तक सीमित मत रखना एग्रीकल्चर सेक्टर को, एक बड़ा सेक्शन जो है तो डेयरी फार्मिंग, एनिमल ब्रीडिंग, इन सारी चीजों पे भी मतलब ये सारी चीजें भी एग्रीकल्चर सेक्टर का पार्ट है, ये भी कंट्रीब्यूट करती है। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए वेटरनरी सर्विसेज, किसी की भैंस किसी की गाय बीमार हो रही है, ये सारी समस्याएं हैं। क्लियर? तो वेटरनरी सर्विसेज और एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स लगाए गए ताकि क्या हो, अच्छा मतलब अच्छा आपको एक तरह से देखा जा सके, डेयरी और डेयरी से जुड़ा हुआ जो सेक्टर है उसमें भी आपको अच्छा आउटपुट देखने को मिले। क्लियर हुआ? हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट तो मैंने वही बताया आपको, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स आपने इसी चैप्टर में पढ़ी है कि हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट में फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सब का कल्टीवेशन, इस तरह से पॉली हाउस वगैरह कंस्ट्रक्ट करके नई नई तरीकों से फार्मिंग की जाए। ठीक है, उन सारी चीजों का नॉलेज दिया गया। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ मीटेरोलॉजी एंड वेदर फोरकास्ट। अब मैंने आपको बताया ना कि खेती आप जो कर रहे हो तो कर ही रहे हो, ऊपर वाला भी कुछ ना कुछ कर रहा है आपके साथ में। तो एक तरह से नेचुरल फैक्टर्स जो हैं उन्हें भी आप समझने की कोशिश करो। आप रोक नहीं सकते हो, बारिश होगी तो आप कितना टेंट लगाओगे बताओ। ठीक है, आप साइक्लोन के आगे शक्तिमान बन के खड़े नहीं हो सकते हो। तो यहां पे क्या है कि आप स्टडी कर सकते हो कि कैसे चीजों को हम एक कह सकते हैं ना कि पहले से आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आप प्री प्रिपेयर्डनेस आपकी रख सकते हो। तो मीटेरोलॉजी और वेदर फोरकास्ट, इन सारी चीजों इन सारे फील्ड्स में भी क्या किया गया, प्रॉपर स्टडी की जा रही है। क्लियर? इंप्रूविंग द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो अधिकतर आप जैसे देखोगे तो रूरल एरिया में, अब शहर में कोई खेती नहीं करेगा ना, गांव में खेती कर रहे हैं लोग, तो उस सेंस में क्या हो रहा है कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रॉपर डेवलप हो। सिर्फ फसल उगा लेने से कुछ नहीं होगा, लोगों को फसल बेचने के लिए रास्ते हो सही ताकि वो अपने अनाज को ले जा सकें। ठीक है, वहां पे फैसिलिटीज हो, मंडीज हो, ये सारी चीजें हो। तो उस सेंस में क्या है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप किया गया ताकि वो फसल जो उगा रहे हैं वो बेचने की भी व्यवस्था हो, खरीदने की भी व्यवस्था हो, सारी चीजें हो। क्लियर? तो ये कुछ गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं। आगे समझ में? तो आप अगर कंट्रीब्यूशन देखोगे तो अब मैंने बताया क्या चिंता का विषय है नेशनल इकोनॉमी में। क्लियर है? अब एम्प्लॉयमेंट वगैरह की अगर बात कर लें तो जैसे कंडीशन एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या है इंडिया में, द ग्रोथ रेट इन एग्रीकल्चर हैज बीन डिसेलरेटिंग एंड सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर आल्सो नॉट जनरेटेड इन द कंट्री। एग्रीकल्चर सेक्टर में तो डिक्लाइन हो रहा है ग्रोथ रेट का, दूसरे सेक्टर्स में भी क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा है। अब देखो, दूसरे सेक्टर में भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर में डिक्लाइन हो रहा है ना, तो ये क्या है, इससे बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इंडियन फार्मर्स को डुअल फ्रंट पे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कैसे? देखो, एक तो क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट अपना पल्ला झाड़ रही है। देखो, मैं किसी एक स्पेसिफिक गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, मैं आपको इन जनरल पैटर्न बता रहा हूं कि
जब एग्रीकल्चर सेक्टर में इतने सारे लोग एंगेज थे, जब एक बड़ा शेयर था, तब सोचा गया एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में। लेकिन अब आज जैसे देखोगे तो आज वर्ल्ड ही पूरा का पूरा किधर शिफ्ट कर रहा है, सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर की तरफ। तो गवर्नमेंट भी जो है ना, तो गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट जो एग्रीकल्चर सेक्टर में वो रिड्यूस कर रही है। तो रिडक्शन जो हो रहा है पब्लिक इन्वेस्टमेंट का, ठीक है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट का मतलब गवर्नमेंट की तरफ से जो पैसा डाला जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो बजट में जो एक शेयर होता है ना कि हाँ एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए इस बार हमने इतना शेयर रखा बजट में, वो कट करते जा रहे हैं। क्लियर? तो उसके चलते क्या हो रहा है कि इंडियन फार्मर्स के ऊपर प्रेशर आ रहा है। पहले चलो गवर्नमेंट से सपोर्ट मिल रहा तो फार्मर को ऐसा है कि हिम्मत है कि चलो गवर्नमेंट को सपोर्ट दे देगी, लेकिन गवर्नमेंट से जब सपोर्ट नहीं मिल रहा था तो उसके चलते क्या है, जैसे उनको जो सब्सिडी वगैरह फर्टिलाइजर पे सब्सिडी मिल जाती थी, ठीक है, पेस्टिसाइड पे सब्सिडी मिल जाती थी, वो भी रिड्यूस कर दी गई है। तो इससे किसान की जो कॉस्ट है वो बढ़ रही है। कहानी समझ में आ रही है आपको? मतलब एक किसान है, अब एक किसान क्या देख रहा है कि वो जिस मतलब एक तरह से बिजनेस कह लो आप उसे, जो भी कहना, वो जिस प्रोफेशन में है उस प्रोफेशन में वो पूरा का पूरा सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, काम और कुछ है नहीं कि वो कहीं और जाके कर ले, ठीक है। अब ऊपर से क्या हो रहा है कि उसको पहले ऐसा था कि इधर से गवर्नमेंट चलो सपोर्ट दे देती है, सब्सिडी दे देती है, लेकिन अब गवर्नमेंट भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होते जा रही है, अपना पलड़ा जहाते जा रही है, सब कुछ प्राइवेट को दे देंगे या फिर अपनी जो सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं उसको रिड्यूस करते जाएंगे। किसान और चिंता में आ गया। क्यों? क्योंकि अब वो खेती तो करेगा, ठीक है, हंसते हुए रोते हुए खेती तो करना पड़ेगी उसे। तो उससे हो क्या रहा है कि अल्टीमेटली अब जब पहले सब्सिडी सपोर्ट मिल जाता था तो उसको कॉस्ट मेंटेन कर लेता था वो, लेकिन अब उसका कॉस्ट बढ़ता जा रहा है, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ये सारी चीजें, और फसलों के दाम नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। ये भी मैंने आपको बताया एक समस्या। तो इंडियन फार्मर के ऊपर एक तो ये डोमेस्टिक प्रेशर है, ठीक है, डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स है, ये तो एक साइड है। दूसरा साइड क्या है कि दूसरा साइड ये बिग चैलेंज फ्रॉम इंटरनेशनल कंपटीशन। इकोनॉमिक्स में आप ग्लोबलाइजेशन वाले चैप्टर में एक डिबेट पढ़ना, मैंने पढ़ाई है, चैप्टर 4 जब पढ़ोगे तब आपको जानने को मिलेगा। वहां पे क्या हो रहा है कि इंटरनेशनल कंपटीशन है। अब जैसे चाइना हो गया, जैसे यूएस हो गया, रशिया हो गया, ये जो है ना, यहां पे इतने ज्यादा फार्मर्स नहीं है इन देशों में, तो यहां पे बहुत सब्सिडी मिलती है। कहां पे? इन फार्मर्स को, अमेरिका के फार्मर्स को, चाइना के फार्मर्स को, रशिया के फार्मर्स को। तो ये अपना प्रोडक्ट सस्ता बेच देते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। इंटरनेशनल मार्केट में बहुत कंपटीशन है, तगड़ा कंपटीशन है। तो ये जो चैलेंज है इंटरनेशनल कंपटीशन में, उसके चलते क्या हो रहा है, उसके चलते इंडियन फार्मर्स को अपना जो प्रोडक्ट है उसकी सही कीमत नहीं मिल पा रही, क्योंकि लोग तो सस्ता भी बेच दे रहे हैं, उनको वहां पे फायदा है, उनकी गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, हम चाह के भी सस्ता नहीं बेच पा रहे हैं। ऐसा नहीं, हमारे फार्मर्स चाह के भी नहीं सस्ता बेच पा रहे हैं। और ऊपर से हो क्या रहा है कि रिडक्शन जो हो गया इंपोर्ट ड्यूटीज पे हैज लेड टू इंक्रीज इन कंपटीशन, ठीक है। जैसे आप समझना कि ये इंडियन फार्मर है, इसको बचा के रखा था इंपोर्ट ड्यूटीज के थ्रू गवर्नमेंट ने। अब गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया कि हम इंपोर्ट ड्यूटीज हटा दे रहे हैं, तो ये जो इंटरनेशनल कंपटीशन है वो सीधा फेस करना पड़ेगा किसको? इंडियन फार्मर्स को। तो उसके चलते फिर वही कॉस्ट जो इंडियन फार्मर्स की पैरिटी में नहीं रहेगी, इंडियन फार्मर्स की कॉस्ट बढ़ेगी, उनको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें जो है ना, एम्प्लॉयमेंट का क्या सिनेरियो है, आउटपुट का क्या सिनेरियो है, वो आपको समझ में आएगा, उससे समझ में आएगा क्या स्थिति है। जरूरत है बदलाव की, ठीक है, जरूरत है कि एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको और ग्लोबलाइजेशन वाली जो बात है, तो ग्लोबलाइजेशन का क्या इंपैक्ट हो रहा है वो और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। आया समझ में? तो फार्मर्स आर विड्रॉइंग देयर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर कॉजिंग अ डाउनफॉल इन एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर, ठीक है। तो फार्मर्स जो है तो अब कुछ मिल ही नहीं रहा तो क्यों खेती करेगा, जमीनें बेच दे रहे हैं, अपनी सारी चीजें कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से दे आर विड्रॉइंग देयर इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, सारी समस्याएं यहाँ पे हो रही है। क्लियर हुआ? ये सारी चीजें थी जो मैंने आपको बताई। अभी कुछ सवाल है जैसे आपकी बुक में कि सुसाइड रेट क्यों ज्यादा है, तो अब और कुछ बोलने की जरूरत नहीं, सुसाइड रेट क्यों ज्यादा है ये कारण है पूरा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है, ठीक है। फिर दूसरा है कि क्या मतलब पॉजिटिव साइड पे देखा जाए तो क्या बेहतर किया जा सकता है कि सिचुएशन सुधरे उससे, तो क्या बेहतर किया जा सकता है हम क्या कह सकते हैं कि एक तरह से फार्मर जो है, फार्मर्स को आप क्या करो, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम दो। जैसे डेयरी फार्मिंग है तो वहां से कुछ हो सकता है, जो ट्रेडिशनल फार्मिंग चली आ रही है उसके अलावा भी कुछ एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम हो, ठीक है, एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम हो। जैसे कुछ कह सकते हैं हॉर्टिकल्चर एक अच्छा ग्रोइंग वो बन सकता है, मतलब एक स्कोप है उस एरिया में कि हाँ हॉर्टिकल्चर सेक्टर में आप सिर्फ सीरियल क्रॉप्स को छोड़ के आप फ्रूट्स वगैरह कल्टीवेट करो, उससे कीमत मिल जाएगी आपको। डेयरी एक अच्छा सपोर्ट कर सकती है। तो ऐसे आप अल्टरनेटिव सोर्स भी सोच सकते हो, एक वो भी मतलब पॉइंट ऑफ डिबेट है जिस पर डिबेट की जा सकती है, रात भर डिबेट कर सकते हैं हम। क्लियर? तो ये सारा सब कुछ हमने आपको बताया, आशा करते हैं चीजें समझ में आई है। नेक्स्ट वीडियो, जो लास्ट वीडियो है, देखो फूड सिक्योरिटी वाला जो टॉपिक है पुरानी बुक्स में है, लेकिन अब जो लेटेस्ट बुक है जो 2021 में जो एग्जाम देंगे बच्चे, आप लोगों के सिलेबस में फूड सिक्योरिटी वाला टॉपिक नहीं है। क्लियर है? अब आगे अगर बुक एडिशन में ऐड होता है कुछ तो फिर पढ़ा देंगे आपको, चिंता ना करो। क्लियर है? तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। लास्ट टॉपिक जो है आपका इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।